हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो फॉर चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 14 के अंदर अपन आज बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट, जेई और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम से आपको हेडिंग मिल जाएगी आपकी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वहां से आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है सब आपको पढ़ना है। अपन यहाँ पे उनको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इजी हो जाए। सो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हेडिंग से, नाम से पता चल रहा है कि ये लॉ किससे रिलेटेड होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड मतलब जितना मास पहले था रिएक्टेंट का उतना ही मास रहेगा प्रोडक्ट का बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास किसका, प्रोडक्ट का, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, इसकी एक कंडीशन है कि ये ना हो कि ओपन कंटेनर हो, उसमें कुछ बना, गैस बाहर निकल गई और फिर अपन मास कैलकुलेट करें। मतलब अगर कंटेनर क्लोज होगा, ठीक है, बंद होगा, तो उसके अंदर मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। जितना मास रिएक्टेंट का पहले था उतना ही मास प्रोडक्ट का बाद में होगा। ठीक है, यहाँ अपन और पॉइंट लिख सकते हैं एक, और वो क्या है, नोट डाल, पहले ये लिख लेते हैं वापस से, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equals to total mass of product। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिखना है। ये नोट कितने रुपए का है, 2 रुपए का। ठीक है, तो नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, दैट दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, और वी कैन से नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्यों, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि उनका कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एज, या फिर बिकॉज सम मास में गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, समझ में आई ये बात। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। ठीक है, कुछ मास होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, दैट दिस लॉ इज नॉट वैलिड, और वी कैन से नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस एज सम मास में गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, ये सारी बातें हुई अपनी किससे रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड। चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे, सेकेंड लॉ विच इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अपना क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइंड इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस। ठीक है, मतलब जो भी कोई एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन होंगे अपने मासेस के सिंपल रेशियो के अंदर। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड्स
and the ratio remains constant irrespective of the source of preparation। ठीक है, लाइक अपने पास H2O कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, अब इनके मास का रेशियो देखेंगे तो H का कितना मास होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो इनका रेशियो क्या जाएगा 1:8। ठीक है, ये सिंपल रेशियो का मतलब कि कब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि 1:8.5 के रेशियो में ये कंबाइन हो रहे हैं। ये एक अपने सिंपल रेशियो, किसका सिंपल रेशियो, मासेस के सिंपल रेशियो के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे, दो एलिमेंट्स मिलके या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके। तो यही होता है अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, वो होता है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी बात करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है, ये होता है जैसे कि अपने पास कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन पर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स है। लाइक अपने पास कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एटम्स हैं, ठीक है, ये कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं या प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। लाइक कार्बन और ऑक्सीजन मिलके या तो मान लो CO बना रहे हैं, ठीक है, या कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं CO2 भी बना सकते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो इनसे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं, NO भी बन सकता है, NO2 भी बन सकता है एंड N2O5 भी बन सकता है। वहीं पे अपने पास अगर सोडियम प्लस ऑक्सीजन आ जाए तो क्या बन सकता है, Na2O भी बन सकता है और Na2O2 भी बन सकता है। H2 प्लस O2 की बात करें तो इनसे अपना H2O भी बन सकता है एंड H2O2 भी बन सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जहां दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर, ठीक है, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हो तो उन पर अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई कैसे करते हैं, होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी यही होता है कि when two atoms are combined to form two or more compounds। ठीक है, मतलब अभी जो अपन ने बात की थी कि जब दो एटम्स मिलेंगे तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन सिंपल रेशियो। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे अपने पास, इनको रफ करता है, अपने पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दो एटम्स थे, इन्होंने कंबाइन होकर क्या बना लिया, या तो CO बना लिया या फिर क्या बना लिया CO2। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक ये सेम रहेगा, इसको जैसे मान लेते हैं इसका मास है 12 ग्राम कार्बन का, इसका भी है 12 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के 12 ग्राम से एक को फिक्स कर लेंगे कि इसके एक से ऑक्सीजन का कितना बन रहा है 16 ग्राम, इसके 12 ग्राम से ऑक्सीजन कितना बन रहा है 16 ग्राम, और इसके 12 ग्राम से ऑक्सीजन कितना बन रहा है 32 ग्राम्स। ठीक है, तो ये तो फिक्स कर लिया अपन ने, बट इसके 12 से इसका 16 बन रहा है और इसके 12 से इसका 32 बन रहा है। तो इनके जो डिफरेंट है ये O और O2, इनके जब अपन मास का रेशियो लेंगे तो वो भी सिंपल रेशियो आएगा, लाइक 16 रेशियो 32 विच इज 1:2 रेशियो, ये मास का रेशियो आ गया अपने पास। सिमिलरली अगर अपन बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इनसे क्या क्या बनता था, एक तो N2O बन रहा था, ठीक है, एक क्या बन सकता है NO भी बन सकता है, और एक क्या बन सकता है N2O3 भी बन सकता है। दो एटम्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हो। अपन एक साइड वाले को, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अपन ने, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एक का कितना होता है 14, दो का कितना हो जाएगा मास 28,
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 28 से ऑक्सीजन कितना बन रहा है 16, ठीक है। तब अपन ने इधर नाइट्रोजन को फिक्स किया, तो अपन 28 से 16 बन रहा है, तो 14 से कितना बनेगा 8, ठीक है। और इसके 14 से कितना बन रहा है यहाँ पे 16, और इसके 14 से कितना बनेगा यहाँ पे 24 ही बनेगा ना। ये आप चेक कर लेना कि 28 से कितना बन रहा है 2 से 3 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 3/2, तो 14 से कितना बनेगा 14 से कितना बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, चलो इसको छोड़ो, ये अपन ने गलत कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे होगा कि नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3, ठीक है। इसका कितना होता है एटॉमिक मास, कितना होता है मोलर मास, कितना होता है 14, और 2 नाइट्रोजन तो कितना हो जाएगा 28 से इसका कितना बन रहा है ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके 14 से इसका भी कितना बनेगा, जब ये हाफ हो जाएगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, तो इसके 14 से बन रहा है 24, ठीक है। अब इन सब का जो रेशियो लेंगे अपन 6 8 8 16 24 8 16 24, ठीक है। तब ये सिंपल रेशियो आना चाहिए, सिंपल रेशियो लाइक 1:2:3, ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। वहीं अपन चलो ठीक है इसको ऐसे ही करता है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ये 2 है, when 2 atoms are combined to form 2 or more compounds, then the mass of one element which combines with the fixed mass of another element will always be in simple ratio। आया था अभी अपन देखा था सिंपल रेशियो ही आ रहा था, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि CO2 दे दे और H2O दे दे, क्या इस पे एप्लीकेबल है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल एप्लीकेबल तभी होगा जब जितने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये जितने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं उनमें से सारे एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे CO2 और CO होता तब अपन बोल सकते थे हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंट है कंपाउंड्स, H की तो यहाँ पे कहीं पे बात भी नहीं हो रही, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जितने कंपाउंड्स अपन को दिख रहे हो उनमें सारे एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाएंगे, ठीक है। तो अपने पास एक N2O2 N2O एंड NO कंपाउंड है, NO2 कंपाउंड है, तो इनके अंदर क्या है जितने भी कंपाउंड है उनमें सारे एलिमेंट्स कॉमन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो अपन क्या बोल सकते हैं इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल एप्लीकेबल होगा। वहीं आपसे और पूछ ले NaCl दे दे, NaBr हो, NaI हो, क्या इस पे होएगा, नहीं होगा, क्योंकि जितने कंपाउंड्स दे रखे हैं उनमें सारे एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ये एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, लिमिटेशंस क्या होती है लिखेंगे अपन हेडिंग में लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस में क्या होता है कि जैसे H2O है और एक है D2O, क्लियर। अब ये D2O का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट, यही होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 2 से कितना बन रहा है 16, और इधर बन रहा है 4 से कितना बन रहा है 16, ठीक है।
सेम मास के लिए होना चाहिए, सेम मास के लिए होना चाहिए, तो इधर 2 कर देंगे तो ये 2 से कितना बन रहा होगा 8, तो ये 2:1 के रेशियो में, ठीक है। यहाँ कन्वर्ट हो भी जाएगा बट हर केस में नहीं होगा कन्वर्ट, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं HDT, ठीक है, इसका होता है 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। जब अपन इन तीनों की बात कर रहे होंगे तब नहीं हो पाएगा, सिंपल रेशियो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट में अपन क्या मेंशन करेंगे, दैट इट इज ओनली वैलिड इफ द सेम आइसोटोप of the elements is used, ठीक है। सेम आइसोटोप्स होंगे तब चल जाएगा, जैसे ये कोई दो कंपाउंड्स है जो T और TOO मतलब इनसे बने हुए हो, ठीक है, इनकी डिफरेंट यहाँ पे XZ YZ हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट सेम आइसोटोप से बने हुए हो तब अपन ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड होता है। बट आइसोटोप्स अगर डिफरेंट हो तो नहीं होगा। लाइक यहाँ पे H2O की बात करते हैं और यहाँ पे T2O2 की बात करते हैं, तो यहाँ कितना बन रहा है 2 से कितना बन रहा है 16 और यहाँ पे कितना बन रहा है 6, एक का 3 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 6 से कितना बन रहा है 32, तो यहाँ पे 1 से कितना बनेगा 8 और यहाँ पे 1 से कितना बनेगा 32/6 विच इज 16/3, तो ये सिंपल रेशियो में नहीं आए अपने पास, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर सेम आइसोटोप्स है तब ये लो लगा सकते हैं वरना नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट लो पे। नेक्स्ट लो है अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लो क्या बोलता है अपन को कि एक सेकंड, ठीक है, ये लो अपन को क्या बोलता है कि जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तब वो बनाता है CH4 बना लिया मान लो उसने, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है CO2 बना लिया मान लो उसने, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब कंबाइन होते हैं तब वो बना रहे हैं H2O, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपाउंड्स मिले अपन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट है क्या, जैसे ये H और O डिफरेंट एलिमेंट्स है दोनों, तो यहाँ पे H कितना है 4, इसका मास कितना है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम्स, ठीक है। तो 4:32, तो ये कितना आया 1:8, ये 1:8 आया। अब यहाँ पे इन दोनों का मास देखेंगे, जो ये नया कंपाउंड बना इसका क्या मास का रेशियो क्या होगा 2:8 सॉरी 2:16, तो यहाँ पे कितना होगा 2:8 1:8, तो ये दोनों सेम आए। तो मतलब ये अपन को क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पे तो एक तो सेम आ गए, दूसरा अपन देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे अपने पास कार्बन है, कार्बन सल्फर जब दोनों मिलते हैं तब ये बना रहे हो मान लो CH2, और जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हो तब मान लो ये बना रहे हो CO2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन सेम है, ठीक है, डिफरेंट कौन सा है S एंड O, ठीक है। इसका मास कितना होगा यहाँ पे 64, एक सल्फर का होता है 32, तो 2 का कितना होगा 64, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 का 32, तो ये 64:32 यही होगा। इसको क्या बोल सकते हैं 2:1 के रेशियो में, ये दोनों मिलके मान लो इन दोनों ने बनाया SO2, तो यहाँ पे क्या बना 32 और इसका भी कितना 32, 1:1 में कंबाइन हो रहे हो ये, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि या तो रेशियो सेम आए या रेशियो सिंपल रेशियो आए, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल आ जाए, जैसे 2:1
इज इक्वल्स टू 1:1 आया, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सिंपल रेशियो आए मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, यहाँ पर 3 कंपाउंड्स होने चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये लो, ये अपन को ये बोलता है कि 3 कंपाउंड्स होने चाहिए, 3 में से 2 के अंदर एक एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने 3 कंपाउंड्स बनेगी 1 2 3, तो तीनों कंपाउंड्स के अंदर एक 2 के अंदर एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। इन दोनों के अंदर मान लो ये एक एलिमेंट कॉमन हो गया, और जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है उनसे मिलके ही तीसरा बनना चाहिए, वो दोनों उसमें काम आ रहे होने चाहिए। मतलब इस यहाँ HO है, यहाँ पे भी HO है, तो अपना यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन काम करता है। एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि आपको दे रखा हो CH4 CO2 एंड H2O, और एक दे रखा हो CH2 CO2 एंड SO2। अब आपसे पूछ ले कि इन दोनों में से क्या इन दोनों में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल का लॉ काम कर सकता है या नहीं कर सकता। जब ये बताना हो आपको तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले देखना है कि कोई 2 कंपाउंड्स ऐसे होने चाहिए जिनमें एक एलिमेंट कॉमन हो। ये दोनों कंपाउंड्स है, इनमें एक कार्बन एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, और बचे हुए दोनों डिफरेंट एलिमेंट से तीसरे कंपाउंड में वो दोनों दिखने चाहिए। क्या यहाँ पे दिख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगा सकते हैं अपन। नेक्स्ट, इसके अंदर कोई भी 2 कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अगेन इन दोनों में कार्बन कॉमन है, जो बचे हुए दोनों डिफरेंट एलिमेंट है वो क्या यहाँ दिख रहे हैं SO दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, वहीं सिमिलरली आपको दे दे N2O N2O3 एंड NH3। अब पूछ ले क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले 2 कंपाउंड्स, अब वो 2 कौन से लें NO ठीक है, वो मान लो अपन ने ये ले लिए दोनों। ठीक है, दोनों सेम है, 2 कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट सेम है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बचे हुए कौन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, नहीं है। और इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट सेम है, यहाँ पे तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसकी और पॉसिबिलिटी अपन क्या बना सकते हैं, लेट मी गेस, इन दोनों में मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है तो इसमें नहीं होगा एप्लीकेबल। वहीं अगर और की बात करें अपन, SO2 दे रखा है, CS2 दे रखा हो एंड SO3 दे रखा हो, इनमें बात करें तो इनमें मान लो ये 2 को अपन सेम ले लेते हैं, इनमें इन 2 कंपाउंड्स में सेम एलिमेंट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सल्फर सल्फर, बचा हुआ कौन सा कार्बन ऑक्सीजन। क्या इसमें कार्बन ऑक्सीजन है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूं, उनमें आप पता करना NaCl NaBr एंड NaI। चलो इसमें दिखती सी बात है, इसमें भी नहीं होगा। एक लास्ट H2O NO2 एंड NH3, इसके अंदर आपको बताना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन काम करेगा या नहीं करेगा। अभी अपन ने जो सीखा उसकी लैंग्वेज में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विथ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म 2 different compounds, then masses of the 2 different element which combines with the fixed mass of the third element will be equal or will be in simple multiple of the ratio in which the 2 elements combine to form a compound। इसकी बात कर ली थी अपन ने। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट एक लॉ पे। उस लॉ का नाम है 5th लॉ विच इज गैलुसेक लॉ। ठीक है, या फिर कहीं पे ऐसा भी दिखा हुआ मिल जाएगा कि लॉ ऑफ
कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो। ठीक है, जो भी गैसेस होंगी वो कंबाइन होगी किसी अपने एक सिंपल रेशियो के अंदर। ठीक है, को भी गैस दे देते हैं, इसको भी गैस दे देते हैं। सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम टू फॉर्म प्रोडक्ट, to form product, and if the product form is also a gas, it will bear the simple volume ratio with the reactant gases। ठीक है, और ये लो कब वैलिड होता है, यहाँ पे लिखेंगे वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, मोल्स होंगे, वॉल्यूम होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मोल से। कल के वीडियो में अपन ने इसकी बात कर ली थी, डिस्कशन कर ली थी। तो यहाँ पे अपन देखें जैसे इनका मोल्स का रेशियो 1:3:2, सिंपल मोल का रेशियो होगा, वही उनकी सिंपल वॉल्यूम का रेशियो भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो इसकी वॉल्यूम दे रखी हो 50 ml। ठीक है, तो अपन इससे बता सकते हैं इसकी कितनी होगी 150 और इसकी कितनी होगी 100। ठीक है, इसके 1 से 3 बन रहा है, इसके 1 से 2 बन रहा है, डबल हो रहा है, तो 50 का डबल 100 ml। यही अपना था गेलुसेक लो। नेक्स्ट अपन लास्ट लो की बात करते हैं जो अपना होता है एवोगाड्रोस लो। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा कि दिस लो, according to this law, equal volume of all gases under similar conditions of pressure and temperature contains equal number of moles and hence equal number of molecules, atoms may be different। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ के बारे में अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग में सब कुछ देख लिया था। ठीक है, देख लिया था ना। बढ़ सकते हैं आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, कौन कौन सी टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे, एक अपना टॉपिक रह रहा है नॉर्मेलिटी। मैंने आपको कहीं जब कंसंट्रेशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे वहां मैंने आपको बोला था कि अपन लास्ट में एक चीज देखेंगे, एक टर्म देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम था नॉर्मेलिटी। उसको अपन ने उस टाइम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले अपन को क्या आना चाहिए, ग्राम्स इक्विवेलेंस के बारे में या ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अपने पास नहीं थी और अभी भी नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी तो अपन उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो फॉर चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद में ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद में आप बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, वही स्टार्ट करेंगे। और हालांकि आप कैसे बताओगे, आप अभी नहीं देख रहे हो ज़्यादा, तो मैं कोई अच्छा सा टॉपिक दे के, इजी सा टॉपिक दे के करवा देंगे। इजी सा बॉन्डिंग भी हो सकता है, पीरियोडिक टेबल भी हो सकता है। वैसे तो मोस्टली सारे ही चैप्टर्स इजी है, बट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, आप बोलो तो बता देना आप कमेंट बॉक्स के अंदर, जो भी करना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।